रूरल डेवलपमेंट के फर्स्ट लेक्चर में हम आज मीनिंग और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कॉमन सेंस वाली चीजें। सबसे पहले ध्यान रखना, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब वो सारा एक एक्शन प्लान बनाना जिससे सोसाइटी और इकोनॉमी रूरल एरियाज की इंप्रूव हो। सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का मतलब गांव में जाकर के लोगों को भीख देना नहीं होता, या किसी गांव में जाके आपने फैक्ट्री लगा दी तो आपको लगता है कि आपने डेवलपमेंट कर दिया। ऐसा नहीं होता है जब तक आप उन लोगों के सोशल आउटलुक में चेंज ना कर दो। क्या कर दो? उनके सोशल पुरानी प्रथाएं, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जो कि गांव से चली आई शहरों तक चलती है आज भी। जब तक आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो अलग बात है, इकोनॉमी तो आज हम फिफ्थ लार्जेस्ट है ही है, लेकिन सिर्फ जब तक सोशल आउटलुक में चेंज ना हो। किसमें चेंज ना हो? सोशल आउटलुक में। ये सारे जो कुप्रथाएं हैं ये खत्म ना हो तब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, रूरल डेवलपमेंट में सोशल और इकोनॉमिक आउटलुक में चेंज आने को रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। और दूसरा, रूरल डेवलपमेंट के मुख्य चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है रूरल क्रेडिट। आज किसान बेचारा फसल उगाता है, खराब हो जाती है और मरने के अलावा उसके पास और कोई तरीका नहीं। इसीलिए अगर उसको लोन दे दिया जाए कि कोई बात नहीं, एक बार फसल खराब होगी, लोन लेकर के दूसरी बार फसल उगाओ और ऐसी फसल उगाओ कि डबल रेट में बिक जाए, तो पुराना कर्जा भी माफ और नया जो आपने लिया वो भी आप चुका सकते हो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है रूरल क्रेडिट। दूसरी प्रॉब्लम आती है रूरल मार्केटिंग। किसान ने पूरी खेतीबाड़ी कर ली और अपने प्रोडक्ट को वो बेच नहीं पाता क्योंकि उसको होलसेलर, रिटेलर, एजेंट इनका सहारा लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और वो उससे बहुत सारी कमीशन लेते हैं। इसलिए आगे जाकर के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी मंडियां बन चुकी हैं जहां पर किसान आकर के डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। राइट, उन मंडियों के नाम भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। थर्ड, एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। खेती बाड़ी के अलावा लोगों को कुछ दिखता नहीं, तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का मतलब होता है लोग अल्टरनेटिव फार्मिंग मेथड पर भी स्विच ऑन करें। और दूसरा चैलेंज है ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, तो वो भी हमको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने कल जो डिस्कस किया था, ये ऊपर वाली पीपीटी की ही कॉपी है, जिसमें ऊपर वाली पीपीटी की ही कॉपी आपको यहाँ लिखनी है। रूरल डेवलपमेंट दो प्रकार का डेवलपमेंट कहता है, पहला सोशल डेवलपमेंट और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप लिख लें। और चैलेंजेस के भी दो दो पार्ट हैं, ये ऊपर जो पीपीटी उसी की कॉपी है। लिंगरिंग चैलेंजेस हैं रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग, और एमर्जिंग चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड ऑर्गेनिक। अब आता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो हमने कल शुरू किया था कि गांव में क्रेडिट की क्या जरूरत है। सबसे पहले क्रेडिट के दो रीजन है, क्योंकि फार्मिंग भारत के अंदर मैक्सिमम स्मॉल फार्मर्स किया करते हैं। कौन क्या करते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास खुद के बनाने की ही, खुद के खाने की क्रॉप होती है। इसीलिए अगर वो ज्यादा क्रॉप उगाना चाहे तो वो बिना लोन के उगाई नहीं जा सकते। सोचो, घर के ही लोग हैं मिलकर के फार्मिंग कर लेते, इतना तो उगा लेते कि खुद का पेट भर सके। लेकिन अगर वो उनको देश के लोगों का पेट भरना है, हमारे घर तक अगर रोटी पहुंचती, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ा लोन लेता है बेचारा किसान, क्योंकि सरप्लस बनाने के लिए मैन पावर ज्यादा लगती है, खर्चा ज्यादा होता है, इतना उसके पास खुद का पैसा नहीं होता। तो लोन की पहली जरूरत कि अगर सरप्लस प्रोडक्शन करना है तो लोन की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब वो टाइम, बीज बोने से लेकर के फसल कटने तक किसान भूखा तो नहीं मरेगा, इसीलिए उसको इस पीरियड को मीट आउट करने के लिए खाना तो खाना ही है। जब से बीज बोया
और जब तक फसल कट के बिकेगी, इस पीरियड को बीच में बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। इसको मीट आउट करने के लिए वो लोन लेता है। और लोन 3 प्रकार का लिया जाता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ये सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन इस स्लाइड से आ सकता है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नीड्स और टाइप्स ऑफ लोन फॉर फार्मर्स इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, दैट इज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सबसे पहले लास्ट दो आगे बस। सबसे पहले जो क्रेडिट टर्म्स है वो है शॉर्ट टर्म। कौन सी बोलो? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स वो नीड्स हैं जो कि 6 महीने से लेकर के 12 महीने के लोन की बात करती है। बोलो 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदने, पेस्टिसाइड खरीदने, इंसेक्टिसाइड खरीदने हैं, या फार्मर को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, ऐसी नीड्स को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। क्या बोलते हैं? बोलो शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स। दूसरी नीड्स होती है मीडियम टर्म क्रेडिट नीड्स, जिसमें फार्मर 1 साल से लेकर के 12 महीने से लेकर के 5 इयर्स तक अगर क्रेडिट ले, मशीन खरीदने के लिए, खेत में आपस में बाउंड्री फेंसिंग वगैरह लगाने के लिए, कुआं खोदने के लिए, ऐसी नीड्स को मिडिल टर्म नीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म नीड्स। और तीसरी प्रकार की नीड होती है जो किसान लोन 5 साल से लेकर के कितने साल तक लेता है? बोलो 20 साल तक जमीन खरीदनी है, राइट? या आपको एग्जिस्टिंग लैंड पर अगर इंप्रूवमेंट करनी है, क्या करनी है? बोलो एग्जिस्टिंग लैंड पर इंप्रूवमेंट। तो ऐसी नीड्स को अपन क्या कहते हैं? बोलो लॉन्ग टर्म नीड्स। फटाफट से यहां तक देख लो, आगे बढ़ते हैं। तो क्रेडिट रिक्वायरमेंट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म ही हो। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्रेडिट नीड्स। तो प्रोडक्टिव क्रेडिट नीड्स प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो रही क्रॉप्स का। अनप्रोडक्टिव जैसे मान लो ऐसे ही उसने मजे लेने के लिए लोन ले लिया, घूमने फिरने के लिए लोन ले लिया है। या सोचो गवर्नमेंट बजट में हमने पढ़ा था, सरकार का एक बार रेवेन्यू डेफिसिट फ्यूचर का और रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट करता है। दैट मींस अगर उसने पुराने लोन को चुकाने के लिए अगर लोन ले लिया तो अनप्रोडक्टिव नीड्स होती है। कौन सी नीड्स होती है? अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव नीड्स रिलेट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिव नीड्स रिलेट टू कंजम्पशन एक्टिविटी। लोन लिया, दारू पी ली फार्मर ने, 6 महीने तक झूमता रहा, तो उसको अनप्रोडक्टिव नीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव नीड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, सीधा डिफरेंस की स्लाइड, 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स। एक्सप्लेन, और ये 10th क्लास का टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज को यहां पर लिखा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। कौन से सोर्सेज? बोलो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को लिखा है इनफॉर्मल। क्या लिखा है? बोलो इनफॉर्मल। 2 प्रकार के लोग होते हैं जो कि फार्मर को क्या देते हैं? लोन। 2 प्रकार के लोग होते हैं जो कि फार्मर को क्या देते हैं? लोन। एक बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट? ये फॉर्मल लोग हैं। इनको फॉर्मल लोगों का ढांचा होता है, फिक्स पैटर्न होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है, जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये इंस्टीट्यूशनल लोग हैं। कौन से लोग हैं? इंस्टीट्यूशनल। और जो फ्रेंड्स, फैमिली, ये लोग जो है इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल बोला है। तो सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल में आते हैं जमींदार। कौन आते हैं? बोलो जमींदार, विलेज ट्रेडर, व्यापारी लोग, और मनी लेंडर्स आर द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ, एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। बोलो लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ये फार्मर से ब्याज ज्यादा लेते हैं या कम? जरूरत आने पर उसकी पर्सनल एसेट्स को भी बेच करके पैसा ले लेंगे। और कई बार तो इतना जुल्म ये लोग करते हैं कि पिताजी का लोन आगे बेटे और बेटों का लोन आगे पोते भी चुकाते रहते हैं। ऐसे सोर्स को बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ये पेपर वर्क नहीं देखते हैं, ये अंगूठा देखते हैं। अंगूठा लगवा लिया फार्मर का,
अंगूठा लगवा लिया बेटे का तो अब आजीवन लोन के जो चक्कर है उसमें फंसे रहेंगे। ये अनपढ़ लोग लेते हैं यहां से पैसे। कौन से लोग लेते हैं बेटा? अनपढ़ लोग। दूसरे प्रकार के सोर्स होते हैं सरकार, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉमर्शियल बैंक और एक स्पेशल टाइप के बैंक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिनका नाम है रीजनल रूरल बैंक्स, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। तो सबसे पहले आई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन आई थी? 1912। याद करो, बिजनेस में आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्लास में जब कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ी होगी तो उसका एक्ट 1912 है। कौन सा एक्ट है? मतलब ये तो बैंक से भी पहले आए। अरे आरबीआई हमारा 1934 में बना, 1934। मैंने आपको मैक्रो के मनी एंड बैंकिंग में पढ़ाया था, लेकिन ये तो और पुराने लोग हैं, 1912 में बन गए थे। ये कौन से लोग होते हैं? मान लो आप सब लोगों ने मिलकर के एक बैंक बनाया और आपस में आपने कुछ पैसे इकट्ठे करे। मान लो सबने 10-10 हजार रुपए इकट्ठे करे और फिर बाद में पता पड़ा कि सबसे नीडी लोन की मान लो है ये भव्या, इसको खेती करनी है गेहूं की, बाकी सब सेटल्ड लोग हैं। तो अब जितना पैसा इकट्ठा हुआ हम किसको दे देंगे? भव्या को। इसका फायदा, मार्केट से लोन का इंटरेस्ट रेट महंगा होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को सस्ते इंटरेस्ट रेट पे क्या देती है? लोन, इवन विथ लेसर फॉर्मेलिटीज देन अ बैंक। बैंक से भी यहाँ पर फॉर्मेलिटी क्या होती है? कम, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव मेंबर्स की हेल्प करना होता है। क्या होता है बोलो? मेंबर्स की हेल्प करना है। पूरा आई थिंक मैंने पढ़ाई दिया है। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए लोन मिल सकता है। ये सोसाइटीज टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए जानी जाती है। यहां पर कोई मनी लेंडर नहीं है, कोई जमींदार नहीं है और इस सिस्टम में लोन लेना थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज इज कवर्ड बाय स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट। तो सरकार ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस इजी कर रखे हैं। जहां पर हेडिंग नहीं लिखी वहां लिख लेना, जिम्मेदारी आपकी। सत्संग में नहीं बैठा, आप पेन लेकर के बैठना है, सिल्वर पेन से हाईलाइट करते रहना है जो वर्ड्स बोल रहा हूँ। आप सोचो मैं यहाँ बेयर रीडिंग कर दूं तो वो तो आज दिन तक मैंने मैक्रो में नहीं की, इंडियन में तो क्या ही करी। तो इसलिए यहाँ मेन 4 चैप्टर का प्रीबोर्ड आप दे चुके हो, हाफ एलडी आप दे चुके हो, आगे सिर्फ 4 चैप्टर बाकी है। हद से हद भी देखूं तो मैक्सिमम 15 क्लास बस चारों चैप्टर के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है अब मल्टीपल टाइम घर पे रिवीजन करने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक और महान बैंक बनाया सरकार ने। गांव में आपको एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई नहीं दिखते, क्या दिखता है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट, ये सारे हम कौन से पढ़ रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल की नॉन इंस्टीट्यूशनल? हाँ, ये सब इंस्टीट्यूशनल है, फॉर्मल है। ये रूरल क्रेडिट नीड्स को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी हर जगह नहीं हो पाई थी, इसलिए सरकार ने आज गांव-गांव में भी आपको एक बैंक मिलेगा। अगर वो एक बैंक है एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। वो गांव जिनकी पॉपुलेशन मान लो 5,000 10,000 लोग हैं, तो भी वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एटीएम मशीन लगी होगी, सारी वहां पर फैसिलिटीज होती है। सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और फिर सरकार एक स्पेशल टाइप के बैंक को लेके, क्या नाम था इसका? RRB। अभी मैंने कहा था पढ़ेंगे, रीजनल, बोलो, रीजनल रूरल बैंक्स। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक बनाए गए थे ताकि रिमोट रूरल एरियाज और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? रीजनल रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव के विकास के लिए। यहां पर बच्चा सोचता है सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन मिलता होगा। नो, एग्रीकल्चर पर्पस के तो एक मेजर पार्ट है ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी अदर एक्टिविटीज, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राइट, आपने अदर एक्टिविटीज सुनी होंगी, पिसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके लिए भी लोन दिया जाता है।
और ये बैंक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। कैसे ऑपरेट करते हैं बोलो? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे एसबीआई की तो क्या है, रीजनल ब्रांच अलग होती है, जोनल ब्रांच अलग होती है, लेकिन ये आरआरबीज आपको शहरों में ज्यादा मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आपको? शहरों में। जैसे उदयपुर में भी एक आरएमजीबी बैंक है, आपने सुना हो, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, राइट? तो आरएमजीबी जो बैंक है दैट इज राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, नाम में ही ग्रामीण आ रहा है। So these banks operate at district level and they are under obligation to develop the sections of the rural population. और अब तीसरा बैंक आता है जो कि आरबीआई जितनी पावर्स रखता है फॉर रूरल डेवलपमेंट। किसके जैसी पावर रखता है बोलो? आरबीआई जैसी पावर। मतलब नोट नहीं छापता है, नोट तो आरबीआई छापता है, लेकिन आरबीआई जितनी पैरेलल पावर इसको दी गई, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर ये हम बोले कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का आरबीआई बैंक है तो इसको बोलना गलत नहीं। नाबार्ड बैंक, एपेक्स, इसलिए यहां पर आप देखो एपेक्स वर्ड सिर्फ यहां पर लिखा है नाबार्ड के साथ। एपेक्स मतलब टॉप बैंक अथॉरिटी हैंडलिंग पॉलिसीज फॉर प्लानिंग operations in field rural credit and other economic related activities। ये एपेक्स बैंक है फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल एरियाज। साथ ही इसके मेजर्स हैं क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को देखने के। क्या होता है, फार्मर मान लो ये इसने लोन लिया, कौशल जाने बोले मैं 10 भैंस लूंगा, उनका दूध निकालेंगे और दूध को बेचेंगे। अब एक भैंस लगभग 1 लाख रुपए की आती है एवरेज। कितने रुपए की? तो 10 भैंस के लिए इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया और थोड़े समय बाद देखा तो 10 लाख रुपए से आदमी, ये व्यक्ति अपने वाइफ के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल गए। नो भैंस, नो डेयरी एंड नो फॉलोअप। इस बात को कौन देखेगा? नाबार्ड। कौन देखेगा कि जिस रीजन की वजह से क्रेडिट दिया गया था उसी रीजन के लिए पैसा यूज करते हैं या नहीं। साथ ही नाबार्ड वो बैंक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, मैंने आपको समझाया अभी, के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है ताकि एग्रीकल्चर पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जा सके। और साथ ही ये मॉनिटरिंग करता है। कई बार क्या होता है, लोन वापस देना पड़ता है, प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है एग्रीकल्चर, मान लो कोई फैक्ट्री लगा रहा है एग्रीकल्चर एरिया में, रूरल एरिया में फैक्ट्री लगा रहे हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, फार्मिंग ढंग से हो नहीं रही, हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो अभी फैक्ट्री के लिए मान लो आदमी ने लोन 5 साल के लिए लिया और वो बोलता है अभी तो काम आधा ही हुआ, 5 साल के लिए और बढ़ाओ इस टर्म को, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट रीफाइनेंस। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एक बार फाइनेंस कर चुके, 5 साल तक कंप्लीट होना था और बैंक को जस्टिफाइबल है कि हाँ 5 साल और लगेंगे क्योंकि फैक्ट्री बहुत बड़ी बन रही है, तो उसको भी फॉलोअप कौन करता है? नाबार्ड। प्रोजेक्ट रीफाइनेंस को भी फॉलो कौन करता है बोलो? नाबार्ड। इसीलिए यहाँ पर एक मल्टी एजेंसी सिस्टम है जहां पर ये सब लोग एग्रीकल्चर में लोन देने का काम करते हैं। इस मल्टी एजेंसी सिस्टम में नाबार्ड तो आता ही है, साथ में आरआरबी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक भी आते हैं। क्लियर? सर कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग नहीं लिखा है तो हमने मैक्रो में क्या जलीबिया दली? A commercial bank is a bank that accept deposits and give loan to the, खत्म। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तो सर इतना सब हो करके आज हमारी एग्रीकल्चर लोन की हालत क्या है? तो अब हम पढ़ रहे हैं 4 मार्क्स की अगेन स्लाइड, एक्सप्लेन द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम। कि इतने सारे जो बैंक बने उससे वास्तव में भला हुआ या नहीं हुआ। क्रिटिकल इवेल्युएशन वर्ड जब भी किसी क्वेश्चन में दिखेगा इंडियन के क्वेश्चन में तो आपको उसके प्लस भी लिखने हैं और माइनस भी लिखने। इससे पहले क्रिटिकल इवेल्युएशन में आपको लिबरलाइजेशन का पढ़ाया है, उससे पहले मैंने आपको इंडस्ट्रीज का पढ़ाया है, आया ना? क्रिटिकल इवेल्युएशन में सिर्फ नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखते, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम इन सारे बैंक्स का एक रिजल्ट निकालें
तो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया पैराग्राफ है, कहते हैं बैंक क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली टाइड टू कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहला नुकसान इनका क्या है, ये बेचारे किसान से क्या मांगते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। बेचारे किसान के पास सोना नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है उसके पास, और उसको बोलते जा सिक्योरिटी लेके आ। फिर वो बेचारा जो कुछ होता है उसके पास थोड़ा बहुत सोना वोना वो भी क्या रख देता है, गिरवी। या मान लो जमीन नहीं है, जमीन के कागज है, या मान लो जमीन है और घर नहीं है तो जमीन को गिरवी रख देगा, या जमीन नहीं है घर है तो घर को गिरवी रख देगा। इसलिए सिर्फ अमीर फार्मर्स को ही लोन मिल पाता है, बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को लोन नहीं मिल पाता। आजकल तो क्या है, आजकल नहीं, वैसे आजादी के समय से गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें सरकार किसान के एग्रीकल्चर लोन की गारंटी देती है। जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट गारंटी दे रही है तो फिर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो गवर्नमेंट गारंटीड की बात आपकी एनसीईआरटी में कहीं नहीं की है। आपको सिर्फ बोला है कि ये लोग सिक्योरिटी मांगते हैं और सिक्योरिटी देने के लिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के पास सिक्योरिटी नहीं होती, तो उनको लोन नहीं मिलता। सेकंड, owing to political populism, the government has often shown laxity, strictness in the recovery of loan. जहां गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है, एज अ रीजन डिफॉल्ट रेट टेंड्स फार्मर, जो डिफॉल्ट रेट है वो थोड़ी बढ़ भी गई है, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो फार्मर या तो लोन नहीं रहा या आत्महत्या कर रहा है, उस वजह से उसको दिया हुआ पैसा रिकवर नहीं होता। एंड आफ्टर, apart from commercial bank, most financial institutions failed to develop a thrift among families. Mobilization of deposit has remained rather than subdued. That means लोग आज भी small saving, small loan पे फोकस करते हैं। इन लोगों के बारे में तो जानकारी से पढ़े लिखे लोगों को होती है, अनपढ़ गंवारों को आज भी नाबार्ड आरआरबी के बारे में कुछ भी पता नहीं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? अब नाबार्ड के लिए अगर हम अलग से एक स्लाइड दें तो उसके लिए बेनिफिट्स ऑफ रूरल क्रेडिट सिस्टम भी हमको पढ़ना है। सबसे पहले नाबार्ड एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाया गया ताकि रूरल फाइनेंसिंग को ऑर्गेनाइज किया जा सके। एंड आल्सो इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गॉन अ लॉन्ग वे बाय लिबरेटिंग फार्मर्स फ्रॉम डेब्ट ट्रैप ऑफ महाजन एंड मनी लेंडर्स। ये बात तो सही है, आज की तारीख में व्यक्ति महाजन और मनी लेंडर, महाजन मतलब जो जमींदार वगैरह, उन पर डिपेंडेंट कम है। इन्होंने एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया है। क्या कर दिया है? कॉमर्शियल। आज की तारीख में हर फार्मर को पता है कि अगर मैं खुद फसल उगा करके खुद ही खा लूंगा तो मेरे पास फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं होगा। इसलिए आज हर फार्मर वीट, जो हमारी कॉमर्शियलाइज्ड क्रॉप्स है, हमने चैप्टर 1 में भी 3 प्रकार की क्रॉप कॉमर्शियलाइज पढ़ी थी, जूट, राइट, और क्या थी, इंडिगो। तो आजकल फार्मर उनकी भी खेती ज्यादा अच्छे से करने लगे, और वो क्योंकि एक्सपोर्ट भी होता है, हमारे यहाँ से जूट इंडिगो काफी एक्सपोर्ट भी होता है, तो गवर्नमेंट भी उनको अच्छे सही और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी दे देती है। मतलब कि कॉमर्शियलाइजेशन तो अच्छे से हो गया हमारे देश में एग्रीकल्चर। फिर एक नया इंस्टीट्यूशन भी जन्म हुआ जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या नाम है बेटा, बोलो? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये वैसे 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आपको मनी एंड बैंकिंग, वहां पर जो एक चैप्टर मनी क्रेडिट, वहां पर चैप्टर था 3rd, इकोनॉमिक्स में 3rd चैप्टर होता था, वहां पर आपको बताया गया था कि महिलाएं, राइट, आपस में कुछ पैसा सेव करती है, उससे ग्रुप बनाती है। फिर मान लो जैसे ये क्या नाम है, विनल, विनल को मान लो साइकिल चाहिए, ठीक है, 10,000 रुपए की साइकिल है, तो सब महिलाओं ने मिलकर के विनल को साइकिल के लिए लोन दे दिया। फिर विनल को बोला कि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में पैसे को वापस पे करना। फिर ये इजी इंस्टॉलमेंट जब पैसा पे कर देगी, आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा रहा हूँ, और वही है जो यहाँ पर लिखा है। फिर 10,000 रुपए जैसे विनल ने रीपे कर दिए, फिर किसी दूसरी महिला की हेल्प की जाएगी, उसको मान लो सिलाई मशीन चाहिए, उसको लोन देंगे। और अगर ग्रुप का सेविंग इन्वेस्टमेंट रेगुलर होता है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर ग्रुप का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का सेविंग इन्वेस्टमेंट रेगुलर होता है तो वो बैंक से बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकता है।
बिना सिक्योरिटी के क्या ले सकता है? लोन। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प करने वाले लोग, सिर्फ मेंबर्स की, राइट। तो सबसे पहले एसएचजी सेविंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए बना। इसमें स्मॉल सेविंग, वहां पर एक अमाउंट भी दिया था 100 रुपए, लेकिन अब वो 100 रुपए की तो क्या इज्जत है, वो तो हम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक में उड़ा देते रोज, राइट। तो अब आप कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी। वीनल को साइकिल के लिए लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आज की तारीख में एसएचजी भारत के काफी शहरों में ऑपरेट, गांव में और शहरों दोनों में ऑपरेट करता है। इसका एक एग्जांपल आपका किटी पार्टी, लेडीज की जो है चिट फंड कंपनी, किटी पार्टी, वो सब एक तरह का एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। चिट निकलती है, पैसा दे देते हैं। क्रेडिट प्रोविजन आर फॉर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम एंड दे टैकल, अगर ये गुड क्रेडिट, अच्छा यहाँ पर वो पॉइंट नहीं लिखा है पर आप एग्जाम में लिख सकते हो कि अगर इनका सेविंग इन्वेस्टमेंट रेगुलर होता है तो ये बैंक से बिना सिक्योरिटी के लोन ले सकते हैं। These programs are becoming more popular, और सिर्फ आप महिलाओं का नहीं, इक्वल पुरुषों को भी अधिकार है, आप लोग भी अपने एसएचजी बना सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एग्रीकल्चर मार्केटिंग अलग से पूरा टॉपिक है, तो उसके लिए हम अलग से डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, प्लीज यहाँ तक हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, दैट इज एग्रीकल्चरल क्रेडिट। सेकंड पार्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और फिर आएगा इस चैप्टर में एक टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या आएगा बोलो? ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस इतना ही है ये चैप्टर। एग्जाम वेटेज 5 मार्क्स, कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। यहां तक कोई डाउट?